हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर बिटिया। वी आर डिस्कसिंग डेली करंट अफेयर्स एंड एनालिसिस। तो शुरू करते हैं आज के डिस्कशन के साथ। देखते हैं आज कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। द फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट डिजिग्नेशन ऑफ कोयलाज एज इंडेंजर्ड स्पीशीज़। तो ये कोयलाज हैं, ये एक तरह के इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, ये पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो इनके बारे में देखते हैं इनका क्या यूएन स्टेटस है एंड कैसे इनका ये प्रिजर्वेशन करते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया है उन्होंने इसको इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाल दिया है। हम किसी भी स्पीशीज़ को कैटेगराइज में डिवाइड करते हैं ताकि हमें उसका स्टेटस पता चले कि कितना उसको इंडेंजर्ड है। इंडेंजर मतलब कि कितना उसको खतरा है एक्सटिंक्ट होने तक का। ये पूरा प्रोसेस होता है। हमारे पास 6 कैटेगरीज होती हैं। जो एक्सट्रीम है दैट इज़ एक्सटिंक्ट, एंड जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट है दैट इज़ नियर थ्रेटेंड। सो दिस इज़ द IUCN लिस्ट कैटेगराइजेशन। तो यहाँ पर बात किया जा रहा है कि क्यों इनको इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की कैटेगरी में डाला गया है। क्योंकि इनके ऊपर प्रेशर है ऑन द मार्सुपियल्स यूकलिप्टस ट्री हैबिटेट्स इन ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो इस वजह से इनके ऊपर प्रेशर है एंड इनको डिज़ाइन किया गया है एज कोयलास एज इंडेंजर्ड स्पीशीज़। जो स्पीशीज़ हैं ये पहले वर्नरेबल कैटेगरी में थे 10 साल से, एंड अब इनको इंडेंजर्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। ये फाउंड होते हैं क्वींसलैंड में, न्यू साउथ वेल्स में एंड ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी में। एंड अब इनको जो कैटेगरी चेंज हुई है, नाउ द प्रिजर्वेशन एफर्ट्स फॉर दिस पर्टिकुलर स्पीशीज विल बी स्ट्रीमलाइंड। अब देखते हैं कि इनको डेजिग्नेट क्यों किया गया है। जो पॉपुलेशन है कोयलास की वो कम होती जा रही है, क्योंकि कोई भी स्पीशीज़ की पॉपुलेशन कम होती है जब या तो एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट होता है या फिर हैबिटेट लॉस होता है, डिस्ट्रक्शन होता है उनके हैबिटेट का, तभी अपने वो हैबिटेट में रह नहीं पाते एंड जिसकी वजह से उनका एक्सटेंशन शुरू हो जाता है। प्रोलॉन्ग ड्राउट, जो ऑस्ट्रेलिया है वो ऐसा एक इकलौता कॉन्टिनेंट है जहाँ पर 7 बिगेस्ट डेजर्ट्स हैं, तो वहाँ पर ड्राउट्स भी होता है, ब्लैक समर बुश फायर्स भी होती है जहाँ पर ज़्यादा गर्मी की वजह से फायर के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है, अर्बनाइजेशन की वजह से एंड डिसीज़ की वजह से भी ये इस पर्टिकुलर स्पीशीज़ इंडेंजर कैटेगरी में आ रहे हैं। जो काफ़ी सारे कॉयलर्स हैं वो फायर में किल्ड हो गए, एंड जो फायर थी ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न एंड सदर्न स्टेट्स में थी 2019 एंड 20 के बीच में, जिसकी वजह से मांग की गई है कि इस पर्टिकुलर स्पीशीज़ को और ज़्यादा प्रिजर्वेशन और ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, इसलिए इसका स्टेटस चेंज कर दिया गया है। बैकग्राउंड देखते हैं। जो प्रपोजल है कि लिस्ट करना है कोयलास को इंडेंजर कैटेगरी में, वो किसने दिया था? वो दिया है WWF ऑस्ट्रेलिया ने, ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर ने इसको दिया गया। एंड ये एक रिसर्च करने के बाद ही दिया गया है जब पता चला कि इनकी पॉपुलेशन में 62% का डिक्लाइन आ रहा है न्यू साउथ वेल्स में एंड 50% का डिक्लाइन आ रहा है क्वींसलैंड में 2001 में। अब इंडेंजर्ड स्टेटस का मतलब क्या है? इंडेंजर्ड स्टेटस का मतलब है कि जो स्पीशीज़ है और उनके जो फॉरेस्ट होम्स हैं उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। एंड ये किस लॉ के अकॉर्डिंग गवर्न हो रहा है? ये गवर्न हो रहा है जो भी ऑस्ट्रेलिया का उनका इन्वायरमेंटल लॉ है उसके अकॉर्डिंग ये कंजर्वेशन स्टेटस दिया जा रहा है। इससे क्या होगा? सिर्फ कोयलास को प्रोटेक्शन स्टेटस नहीं दिया जाएगा, लेकिन इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा सिर्फ ये नहीं होगा कि हम कोयलास को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन स्टेटस दे रहे हैं, इनफैक्ट जो स्पीशीज़ इनके ऊपर डिपेंडेंट है, जो इनके साइड में रह रहे हैं, इनके साथ रहते हैं, उनका भी प्रिजर्वेशन हो जाएगा। अब कोयलास के बारे में देखते हैं। ये एक तरह से अर्बोरियल हर्बिवोरस मार्सुपियल एनिमल है एंड ये एक तरह से फास्कुलरकटाई फैमिली को बिलोंग करते हैं। ये वॉम्बैट्स के बहुत ज़्यादा क्लोजेस्ट रिलेटिव हैं, जो कि वॉम्बेटे फैमिली के भी मेंबर हैं। ये कोस्टल एरियाज में फाइंड किए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, एंड इसको रिकोगनाइज किया गया है स्टाउट बाय इट्स स्टाउट। जो इनकी लार्ज हेड होता है, टेललेस बॉडी है, बिना टेल की बॉडी है, इनके जो ईयर्स है वो भी राउंड एंड फ्लफी हैं, इवन जो इनकी नोज़ है वो भी बहुत बड़ी है, स्पून शेप्ड है। तो दीज आर द करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कोयला। इनकी जो बॉडी लेंथ है दैट इज 60 to 85 सेंटीमीटर और जो वेट है दैट इज़ 4 से 15 kg। जो फर कलर है कोयला का वो सिल्वर ग्रे से चॉकलेट ब्राउन रहता है। सो दीज आर द स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शंस ऑफ कोयला। नेक्स्ट इज अबाउट वन ओशन समिट। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एड्रेस किया है एक हाई लेवल सेगमेंट की मीटिंग जिसका नाम है वन ओशन समिट, एंड ये हुई है फरवरी 11 को, एंड ये बेसिकली वर्चुअल मीटिंग ही थी, वीडियो मैसेज के थ्रू ही इसको कंडक्ट किया है। तो देखते हैं इसका मेन मोटिव क्या था, पर्पस क्या था इस मीटिंग का। जो समिट है वो काफ़ी सारे कंट्रीज़ के हेड्स के साथ किया गया था। कौन कौन सी कंट्रीज़ थी? यूके थी, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया एंड कनाडा। जो समिट है वो एक तरह से अपॉर्चुनिटी थी कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं और जो स्टेक होल्डर्स हैं वो एक साथ आएँ और एक डिसीजिव कंट्रीब्यूशन करें, अपना कंट्रीब्यूट दें। किस लिए? ताकि जो टेंजिबल है, बोल्ड है, एक्शनेबल इनिशिएटिव्स हैं, कमिटमेंट्स हैं, उसकी तरफ वो लेकर आएँ।
ये एक ऐसा इनिशिएटिव है, पहला एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि पूरा डेडिकेटेड है ओशन को। जो समिट है वो हेल्ड होगा इन द लाइट ऑफ फ्रेंच प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन। अब समिट को कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? जो समिट है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है फ्रांस। इसके साथ दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, जैसे यूएन है, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस, एंड वर्ल्ड बैंक भी है इसके साथ, जो इसमें कोलेट कर रहा है, इसके साथ कोलैबोरेशन कर रहा है। तो यहाँ पर ओशन समिट की बात की जा रही है, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ओशन को प्रिजर्व करना है, जो वाटर लेवल है वो बढ़ता जा रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो एक तरह से कॉन्ट्रीब्यूशन की बात की जा रही है, कोस्टल स्टेट्स को कितना खतरा है अगर पानी बढ़ गया, जो राइज इन वाटर हो रहा है, जिसकी वजह से कोस्टल स्टेट्स को इंक्रोचमेंट होना पड़ सकता है, वहाँ पर माइग्रेशन हो सकती है। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो हमें अब ध्यान देने हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो इसी की वजह से मीटिंग्स होना अब शुरू हो गया है। अब ऑब्जेक्टिव देखते हैं। जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि पूरी जो हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनको एक साथ लेकर आना है और बात करनी है कि हमारा जो हेल्दी एंड सस्टेनेबल ओशन इकोसिस्टम है उसको कैसे प्रिजर्व करना है, कि हमारा जो ओशन में एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको भी इम्पैक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो एक तरह से ओशन इकोसिस्टम को प्रिजर्व करना है। अब देखते हैं यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस के बारे में। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये पहले हुई थी जून 2017 में न्यूयॉर्क में। ये एक तरह से मोबिलाइजेशन एक्शन है, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ सीज, ओशंस एंड मैराइन रिसोर्सेज, जो कि थीम में एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक थीम था। क्या थीम था? थीम ये था, आर ओशन आर फ्यूचर, पार्टनरिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 40। तो जो 14 हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, SDG है, वो भी ओशन से ही रिलेटेड है। और जो कॉन्फ्रेंस है ये गवर्नमेंट ऑफ फिजी एंड स्वीडन ने ऑर्गेनाइज किया था, उन्होंने इसको होस्ट किया था। सस्टेनेबल गोल देखते हैं 14 क्या था। उसमें यही है कि आपको मेराइन इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना है, जो हमारा एक्वेटिक प्रिजर्वेशन है वो करना है, कोस्टल इकोसिस्टम्स है उसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि ओशन में सिर्फ वही इकोसिस्टम नहीं आता जो ओशन के अंदर रह रहा है, लेकिन वो भी आता है जो ओशन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो दोनों को हम कंजर्व एंड प्रिजर्व करने की बात कर रहे हैं। अब देखते हैं डिकेड ऑफ ओशन साइंस। जो यूनाइटेड नेशन है उन्होंने 2021 एंड 2030 को एक तरह से डिकेड, हम हर साल हर 10 साल को एक डिकेड बोलते हैं, तो हर जो डिकेड शुरू होता है तब यूनाइटेड नेशन है अनाउंसमेंट करता है कि ये वाला डिकेड किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए डेडिकेटेड होगा। तो जो 2021 से 2030 वाला डिकेड है वो डेडिकेटेड है डिकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये ओशन साइंस को डेडिकेटेड है, ताकि जो हमारी मेराइन लाइफ है वो डिक्लाइन होती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ख़त्म होती जा रही है, उनको इफेक्ट पड़ रहा है, चाहे वो कोरल रिलीफ है, उनको कितना ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है। तो इसीलिए लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए कि इसका प्रिजर्वेशन हो सके और अपने जो एंथ्रोपोजोनिक कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से डिटोरिएशन हो रहा है वो आप थोड़ा लिमिट कर दो। तो एक तरह से अवेयरनेस का भी यहाँ पर काम हो रहा है ताकि हमारी जो मेराइन लाइफ है वो भी कंजर्व हो सके। सो दिस इज़ अबाउट दिस वन ओशन समिट। नेक्स्ट इज़ अबाउट मूस एंड हेलियोस्वार्म प्रोजेक्ट। तो ये नासा के प्रोजेक्ट्स हैं। ये बेसिकली 2 तरह के साइंस मिशन हैं, मूस एंड हेलियोस्वार्म। मूस का मतलब है मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर, एंड हेलियोस्वार्म जो बेसिकली काम कर रहे हैं सन के डायनामिक्स को स्टडी करने के लिए, क्योंकि जो चेंजिंग स्पेस इन्वायरमेंट है और जो अर्थ और सन का कनेक्शन है उसको स्टडी करना है कि कैसे सन के चेंजेस में अर्थ में चेंजेस आते हैं, एंड कैसे जो सन में चेंजेस आ रहे हैं वो दूसरे प्लैनेट्स को भी और अर्थ को स्पेसिफिकली कैसे इफेक्ट कर रहे हैं। जैसे जो यहाँ पर सन स्पोर्ट्स होते हैं वो भी अर्थ में एल नीनो, जो ला नीना है इफेक्ट है, हमारा वाटर सर्कुलेशन है उसको इम्पैक्ट करता है, पानी का जो टेम्परेचर है उसको इफेक्ट करता है। तो हर एक चीज़ यहाँ पर इफेक्ट हो रही है, तो उसी को हम स्टडी करने के लिए नए नए मिशंस लॉन्च करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं इस मिशन के बारे में। ये एक तरह से डीपर अंडरस्टैंडिंग देगा यूनिवर्स के बारे में, और जो दूसरी इन्फॉर्मेशन है जैसे कि एस्ट्रोनॉट्स को प्रोटेक्ट करना, सैटेलाइट्स के बारे में, या फिर कम्युनिकेशन सिग्नल, GPS, तो उन सब के बारे में ये स्टडी करेगा। सोलर एटमॉस्फेयर के अंदर भी जाएगा कि कैसे जो हमारा साइंस है, हेलियो फिजिक्स मिशन है और जो ये नए मिशन है, कैसे सोलर एटमॉस्फेयर हमारे इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है। तो इसी के बारे में, अंडरस्टैंडिंग के बारे में, एज अ सन एज अ स्टार, उसी को ये लेकर मिशन लॉन्च किया गया है। मूज मिशन के बारे में देखते हैं। मूज मिशन बेसिकली यहाँ पर 2 मिशन है तो हम दोनों को इंडिविजुअली देखते हैं। जो मूज मिशन है ये हेल्प करेगा सन के ड्राइविंग फोर्स को स्टडी करने में, कि कोरोनल हीटर को स्टडी करने के लिए, कि कैसे जो इरप्शंस है आउटर मोस्ट रीजन में, जो फाउंडेशन है स्पेस में, वो इफेक्ट करेगा। डीपर इंसाइट्स है फिजिक्स ऑफ सोलर सिस्टम को, ताकि
एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ये स्टडी किया जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड मल्टी स्लिट स्पेक्ट्रोमीटर, जो ऑब्जर्व करेगा यूवी रेज, क्योंकि जो सन है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एमिट करता है, तो उसको स्टडी करेगा एंड इससे हायर रेजोल्यूशन सोलर ट्रांजिशंस के बारे में भी पता चलेगा। जो रीजन है कोरोना है, कि कैसे जो हायर रेजोल्यूशन हो रहा है कि इम्पैक्ट कैसे हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, क्या रेंज है, तो उनके बारे में स्टडी करेगा। एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जर्वेशंस भी देगा हेलियोफिजिक्स रिसर्च से, जैसे कि ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेशंस हैं, एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमेट्रिक टेलीस्कोप है, उनका भी इस्तेमाल किया जाएगा जो कि अर्थ में ऑलरेडी प्लेस्ड है। नेक्स्ट इज अबाउट हेलियोस्वार्म मिशन। जो मिशन है वो एक तरह से कॉन्स्टिलेशन है, दैट इज स्वॉर्म ऑफ 9 स्पेसक्राफ्ट। तो यहाँ पर 9 के स्पेसक्राफ्ट है हेलियोस्वार्म मिशन में, जो कि मल्टी स्केल इन स्पेस मेजरमेंट करेगा कि कैसे जो सन की मैग्नेटिक फील्ड है और जो सोलर विंड का मोशन है वो इम्पैक्ट होता है। वी नो सन में हमने पढ़े हैं लाग्रेंजे पॉइंट, वो सब मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से इफेक्ट होते हैं एंड ये होते हैं सोलर विंड से, तो उनको भी ये स्टडी किया जाएगा एंड इसको क्या बोलते हैं, सोलर विंड टर्बुलेंस। जो आउटरमोस्ट एटमॉस्फेयर लेयर है सन की, उसको हेलियोस्फीयर बोलते हैं एंड एक तरह से इनक्लोज होता है इनॉर्मस रीजन ऑफ सोलर सिस्टम। जो सोलर विंड्स हैं वो स्प्रेड होती है हेलियोस्फीयर से एंड इनके इंट्रैक्शन से ही प्लैनेटरी मैग्नेटोस्फीयर क्रिएट होते हैं, डिसरप्शंस होते हैं, कॉलर मास इजेक्शंस होती हैं जो कि टर्बुलेंस को इफेक्ट करती है। ये एक तरह से मिशन एक यूनिक एबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप टर्बुलेंस को इन्वेस्टिगेट कर सको, और जो मिशन का बजट है दैट इज $250 million। सो दिस इज अबाउट हेलियोस्वार्म मिशन। नेक्स्ट इज अबाउट AI बेस्ड टूल टू फाइंड हैबिटेबल प्लैनेट्स। तो यहाँ पर अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं ताकि दूसरा प्लैनेट पर अब हम धरती एज अ लाइफ के कंपोनेंट्स देख रहे हैं, एलिमेंट्स देख रहे हैं कि क्या वो प्लैनेट भी हैबिटेबल लायक है, क्या हम उसको हैबिटेट बना सकते हैं, तो इसी को लेकर ये आर्टिकल है। तो जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने एक नया आइडिया आइडेंटिफाई किया है कि कैसे हमें हैबिटेबल प्लैनेट्स को आइडेंटिफाई करना है एंड ये जो आइडिया इन्होंने डेवलप किया है AI का यूज़ करके, उसमें काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, प्रोबेबिलिटी है कि हम जल्दी से जल्दी दूसरा कोई प्लैनेट फाइंड आउट कर लेंगे। जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने एक नया काइंड ऑफ एस्ट्रोनेशन डेवलप किया है एस्ट्रोनॉमर्स के साथ फ्रॉम बिट्स पिलानी गोवा कैंपस में, जो कि AI का यूज़ कर रहे हैं, AI बेस्ड एल्गोरिथम का यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पर बात किया जा रहा है कि 60 पोटेंशियल हैबिटेबल प्लैनेट्स हो सकते हैं जो कि 5000 नोन प्लैनेट्स में से शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। अब इस न्यू मेथड के बारे में देखते हैं। जो ये न्यू AI बेस्ड मेथड है इसका नाम दिया गया है मल्टी स्टेज मिमेट्रिक बाइनरी ट्री एनोमली आइडेंटिफायर, और ये मेथड है यूज़ किया जाता है एज अ नोवल मल्टी स्टेज मिमेटिक एल्गोरिथम, जो कि यूज़ करता है जेनरिक नोशन ऑफ अ मेम। मेम क्या है? मेम एक तरह से नॉलेज है, एक आइडिया है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसफ़र कैसे होता है? बाय इमिटेशन। हम किसी को इमिटेट करते हैं तभी हम किसी से सीखते हैं, तो वो आइडिया एक दूसरे से ट्रांसफ़र हो रहा है। एंड ये जो मेथड है इसको डिवाइस किया गया है कि अर्थ को एज अ अनोमली लिया गया है, कि पॉसिबिलिटी है कि एक अनोमली से ज़्यादा हो सकती है पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस की। अर्थ में तो एक पॉसिबिलिटी है एग्जिस्टेंस की, लेकिन देयर इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि किसी दूसरे प्लैनेट में भी पॉसिबिलिटी है ह्यूमन लाइफ के प्रेजेंट होने की। तो इसी की तरीके से यहाँ पर अनोमलीज बनाई जाती है एंड 5000 में से 50 जो प्लैनेट्स हैं उनको बताया गया है कि 60 प्लैनेट्स हैबिटेबल प्लैनेट्स हो सकते हैं। जो असेसमेंट्स हैं वो डन के बेसिस पे किस पे बेसिस पे किया जाता है कि उनकी क्या सिमिलैरिटीज़ है अर्थ से, कि अर्थ का टेम्परेचर कैसा है, कौन कौन सी लेयर्स हैं, कौन कौन सी गैसेज हैं। तो एक तरह से क्राइटेरिया है जो अर्थ के बेसिस पर ही हम कंपेयर कर रहे हैं दूसरे प्लैनेट्स में एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड इट आउट कि दूसरे प्लैनेट्स भी हैबिटेबल हो सकते। जो प्लैनेट्स हैं उनको हम नाम दे रहे हैं एज अ कैंडिडेट्स, कि वो कैंडिडेट हैं कि इनके अंदर हैबिटेट या फिर लाइफ की पॉसिबिलिटी। अब एनोमली की बात करते हैं। व्हाट इज़ एन एनोमली? अर्थ एक ऐसा इकलौता हैबिटेबल प्लैनेट्स हैं, जितने भी प्लैनेट्स हम जानते हैं तो इसलिए बोलते हैं एनोमली, कि ये नॉर्मल नहीं है, ये अनॉर्मल है, क्योंकि अर्थ हमारे जो जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं उसमें से अर्थ ही एक इकलौता प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, तो इसलिए ये अनॉमली बन गया है। अब देखते हैं अनॉमली डिटेक्शन टेक्निक। जो ये टेक्निक है ये सुटेबल है इंडस्ट्रियल सिस्टम के लिए, क्योंकि ये हैबिटेबल प्लैनेट डिटेक्शन में भी इक्वली काम करता है जो ये इंडस्ट्रियल सिस्टम में अप्लाई करता है। क्योंकि दोनों ही केसेस में जो डिटेक्टर है एनोमली डिटेक्टर, ये इम्बैलेंस्ड डाटा से डील करता है, जहाँ पर जो एनोमलीज हैं वो आउटलाइनर्स हैं, क्योंकि बहुत कम हमारे पास नंबर हैं जो कि नॉर्मल डाटा है। अगर नॉर्मल डाटा के कंपैरेटिवली हमारे पास जो रियल डाटा है वो बहुत कम है, इसलिए हम यहाँ पर इसको एनोमली डिटेक्शन टेक्निक में यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमने और ज़्यादा एक्सोप्लैनेट्स को डिस्कवर किया
तो जो रेयर एनॉमलीज हैं, इंस्टांसेस हैं, उनको फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन इंडिया का पैरामीटर्स है कि क्या प्लानिटरी पैरामीटर्स हैं, पॉपुलेशन साइज़ क्या है, टाइप क्या है, क्या पोटेंशियल है, जो हमें नॉलेज की ज़रूरत है कि कैसे मल्टी प्लानिटरी पैरामीटर्स की ज़रूरत है, तो वो ऑब्जर्वेशन से स्टडी किया जाता है एंड इन पैरामीटर्स को फिर दूसरे प्लानट से कंपेयर किया जाता है। देन वी टेंड टू फाइंड इट आउट कि क्या दूसरे प्लानट में लाइफ पॉसिबल हो सकती है या नहीं। ऑलराइट, सो दिस इज़ अबाउट अनोमली डिटेक्शन टेक्निक। तो अब हम काम कर रहे हैं दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ खोजने की, ताकि जो अर्थ है हम ऑलरेडी इसको बहुत ज़्यादा हैबिटेट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेस अब ये बनता जा रहा है। तो अब हम मार्स पर जाने की तो बात कर रहे हैं, तो हम दूसरे एक्सो प्लैनेट्स में भी अब अपनी सर्च कंटिन्यू कर रहे हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड पॉजिटिव न्यूज़ कि आर साइंटिस्ट आर वेरी कीन टू फाइंड इट आउट कि दूसरे प्लैनेट्स में भी लाइफ पॉसिबल हो सकती है। जैसे एलियन का कंसेप्ट है, तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट ओनली. So it is very interesting. Science is an interesting subject. I hope you like it too. So thank you for watching today's session. I hope you like it. And if you have any doubt, let us know in the comment section. And आप हमें info@officerbta.com पर भी मैसेज करके बता सकते हो. So this is all about it. So thank you and all the best for your preparation.